हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 23 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला तिथि 7 पौष, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रांची में क्रिसमस की धूम, शहर सजने लगा है रंग बिरंगे लाइट्स और सजावट से। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आते ही रांची शहर रंग बिरंगे सजावट और रोशनियों से सजने लगा है। हर साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार का ईसाई समाज के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। शहर भर में क्रिसमस के लिए बाजार सज गए हैं और घरों तथा चर्चों में सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है। क्रिसमस के दिन को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर रंग बिरंगे क्रिसमस स्टार, क्रिसमस ट्री, म्यूजिकल सांता, सांता कैप, बॉल जैसी सजावटी सामान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। राजधानी की सड़कों और बाजारों को आकर्षक लाइट्स से सजाया गया है। विशेष रूप से पुरुलिया रोड से लेकर लोयला ग्राउंड तक लाइटिंग की व्यवस्था खूबसूरती से की गई है। इसके साथ ही सड़क किनारे क्रिसमस ट्री, सेल्फी पॉइंट्स और स्टेज भी बनाए गए हैं। लोयला मैदान में पेड़ों को सजाया गया है और LED स्क्रीन सहित लाइट और साउंड सिस्टम के लिए अलग अलग पावर बैकअप की सुविधा भी दी गई है। गिरिजाघरों में भी विशेष सजावट की जा रही है, जहां रंग रोगन और लाइटिंग के साथ तैयारियां जोरों पर हैं। मसीह समाज अब उस पल का इंतजार कर रहा है जब यीशु मसीह का आगमन होगा। इस दौरान बेकरी दुकानों में क्रिसमस केक की भी भारी डिमांड देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि प्लम केक, चोको लावा, वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी केक के ऑर्डर अब आने लगे हैं। साथ ही क्रिसमस से जुड़ी सजावटी सामग्री जैसे क्रिसमस ट्री, ग्रीटिंग्स कार्ड्स, कैंडल सेट, गिफ्ट बॉक्स और हैंगिंग स्टार्स की बिक्री भी जोरों पर है। गिरिडीह में आपसी रंजिश में हुई हत्या का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में चाकू मारकर युवक की हत्या करने के मामले में गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को मुख्य आरोपित सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि बीते मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलगा गांव के पास शनिवार शाम में कबीरबाद कॉल माइंस में ब्लास्टिंग दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी और कुछ अन्य लोगों के जरिए माइंस के पास घूमने आए। बाइक सवार कुछ युवकों को हटने को कहा। इस पर बाइक सवार युवकों ने आक्रोशित होकर दामोदर यादव सहित अन्य लोगों से गाली गलौज करने लगा। थोड़ी देर बाद करीब 1 दर्जन युवक पहुंचे और घर के बाहर बैठे दामोदर गोप, 35 वर्ष, पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे इलाज के क्रम में दामोदर गोप की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कांड को अंजाम देने वाले और दामोदर के पेट में चाकू मारने वाले मुख्य आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब वह जिले से भागने के फिराक में था। मुख्य अभियुक्त के पास से हमले में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। बताया गया कि मुख्य आरोपित मो तौफिक पुराना अपराधी है और हाल के दिनों में ही जेल से छूटा है। SDPO जीतवाहन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है। टीम छापेमारी कर रही है। 7 लोगों को गिरफ्तार किए गए। इनमें मुख्य आरोपित को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, 55 वर्षीय व्यक्ति की गई जान। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव में शनिवार रात को जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर 55 वर्षीय गोपाल यादव को कुचलकर मार डाला। यह घटना रात करीब 2 बजे हुई, जब गोपाल यादव अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। जानकारी के अनुसार हाथियों के झुंड की आवाज सुनकर गोपाल यादव जागे और बाहर निकलकर देखा कि हाथी उनके घर को तोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की पुष्टि जिला वन अधिकारी DFO एबीन बेनी अब्राहम ने की है।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद गोपाल यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और लोग हाथियों के हमले से भयभीत हैं। डीएफओ एबीन बेनी अब्राहम ने घटना के बाद ग्रामीणों से हाथियों के रहने वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन विभाग हाथियों को नियंत्रित करने के लिए सतर्क हैं और लोगों से बचाव कार्य में सहयोग की अपील की है। चपकली गांव और आसपास के क्षेत्रों में वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। वन विभाग को हाथियों को नियंत्रित करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। रांची में यहां अपराधियों ने फूंके 3 हाइवा, फायरिंग कर फैलाई दहशत। राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी इलाके में अपराध को अंजाम दे ही रहे हैं। इसी क्रम में जिले के खलारी थाना क्षेत्र से रविवार आहले सुबह लगभग 4 बजे एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया, जहां निर्मल महातो चौक के पास हथियारबंद अपराधियों ने उत्पात मचाया। यहां कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 3 हाइवा ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आलोक गिरोह पर शक। इधर आपराधिक वारदात की सूचना मिलते ही खलारी, मैकलुस्कीगंज और पिपरवार पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वारदात को आलोक गिरोह ने अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक किसी गिरोह या नक्सली संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस इस घटना में शामिल अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है, ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। दुस्साहस। स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा की सिंदूर से भरी मांग। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां स्कूल से लौट रही एक नाबालिग छात्रा की मांग में युवक ने सिंदूर भर दी। घटना कटकमसांडी थाना क्षेत्र के ढौठवा में शनिवार को हुई। मामले की शिकायत नाबालिग लड़की के परिजनों ने कटकमसांडी थाना प्रभारी से की है। क्या है पूरा मामला? बताया जाता है कि ढौठवा गांव के देवल दांगी के पुत्र नितेश कुमार दांगी ने इस गांव के अंतरजातीय समाज की नाबालिग लड़की की मांग में जबरन सिंदूर भर दी। घटना के बाद नाबालिग के परिजन व लड़की ने थाना में आवेदन देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं पुलिस ने युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही नाबालिग लड़की उसके परिजन को सौंप दी गई है। मामले में कटकमसांडी राज वल्लभ कुमार ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी राज वल्लभ कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिर्फ MS धोनी को नहीं गया नोटिस, जानें हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का क्या है कहना। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हरमू स्थित घर एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार कारण यह है कि रांची हाउसिंग बोर्ड ने उनके द्वारा आवंटित प्लॉट के व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है। मामले में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि केवल महेंद्र सिंह धोनी को ही नोटिस नहीं दिया गया है, बल्कि 300 अन्य लोगों को भी आवासीय उद्देश्यों से आवंटित प्लॉटों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। क्या कहा है हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने? संजय लाल पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कुल 300 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिनसे यह पूछा गया है कि क्या उनका आवासीय प्लॉट व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से अधिकांश के आवेदन रद्द होने की संभावना है और अधिकारियों से मामले की स्थिति की जांच करने को कहा गया है। यदि मामले में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो नोटिस और कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में यह खबर आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित प्लॉट में एक पैथोलॉजिकल लैब खोले जाने की सूचना हाउसिंग बोर्ड को मिली है।
नियमानुसार आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इस संदर्भ में जांच चल रही है कि धौनी को यह प्लॉट किन शर्तों के तहत आवंटित किया गया था और क्या उनका इस्तेमाल नियमों के अनुरूप हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन से दीपिका कुमारी की मुलाकात, राज्य में तीरंदाजी को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साईश्वरी ने मुलाकात की। इस दौरान दीपिका कुमारी और कोच ने मुख्यमंत्री को राज्य में तीरंदाजी से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान झारखंड के तीरंदाजों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि झारखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार तीरंदाजी क्षेत्र के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीरंदाजी के क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि राज्य से और अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकें। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव की तैयारी। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में एक बार फिर बदलाव होने जा रहे हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले वर्ष 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था, जिसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नए बदलाव वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो नियमावली निर्धारित की गई है उसमें अलग अलग जोन में पदस्थापन, उम्र और प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा यदि शिक्षक असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है। इस प्रावधान में अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जाएगा जिनका स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थानांतरण की जरूरत हो सकती है। यह बदलाव नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किए जाएंगे। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण में बदलाव। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी पूर्व में तय की गई प्राथमिकता में बदलाव किया जाएगा। महिला शिक्षकों को लेकर पहले से निर्धारित की गई प्राथमिकताओं पर पुनः विचार किया जा रहा है ताकि उनकी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। झारखंड में जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का निर्धारण। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का निर्धारण किया गया है। इसके तहत जोन 1 इसमें नगर निगम, नगर पंचायत और अन्य नगर निकाय शामिल हैं जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को कवर करते हैं। जोन 2 इस जोन में ऐसे पंचायत क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं जो अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय के आसपास स्थित हैं। जोन 3 इसमें अनुमंडल और प्रखंड पंचायत से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय आते हैं। इन तीनों जोन के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं, लेकिन अब इस व्यवस्था में भी बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि स्थानांतरण की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और न्यायसंगत बनाया जा सके। संशोधन पर काम तेज। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन बदलावों की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और नियमावली में संशोधन के लिए एक कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न केवल स्थानांतरण के नियमों में बदलाव किए जाएंगे बल्कि शिक्षकों की समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस कदम से शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुरूप स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी और उनके कार्य जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इन बदलावों के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और प्रभावी होगी, जिससे राज्य भर में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जा सके। अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई। 3 एकड़ 88 डिसमिल जमीन पर फसल नष्ट किया गया।
हजारीबाग जिला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अफीम की अवैध खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। कटकमसांडी थाना अंतर्गत गुरुडीह गांव के सुराही टोंगरी नाला क्षेत्र में पुलिस निरीक्षक पेलावल और वन विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर करीब 3 एकड़ 88 डिसमिल जमीन में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। इस कार्रवाई के बाद अफीम तस्करों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अधीक्षक एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अफीम की खेती के खिलाफ जिले में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कटकमसांडी क्षेत्र में तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे चिन्हित कर नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि खेतों में अफीम के छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने मौके पर ही इन पौधों को नष्ट कर दिया। एसपी ने कहा कि तस्करों और खेती में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस और वन विभाग ने साफ किया है कि अफीम की खेती के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों को अफीम की खेती करते हुए पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद पर संकट बना हुआ है। 22 अगस्त से यह पद खाली है, जब डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद से इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसका असर कई परीक्षाओं के परिणामों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से जेपीएसएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है, जिससे परीक्षार्थी भारी निराशा का सामना कर रहे हैं। 21 दिसंबर से जेपीएसएससी के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत #JPSCG चेयरमैन अपॉइंट जी कैरो हैशटैग के जरिए वे झारखंड सरकार से जेपीएसएससी के अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस अभियान में सैकड़ों अभ्यर्थी सक्रिय रूप से जुड़कर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्यक्ष के पद का खाली रहना उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। कोर्ट ने दी निर्देश, सरकार ने किया आश्वासन। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है और इसमें देरी से उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि जेपीएसएससी के अध्यक्ष के बिना सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही अध्यक्ष का पद भरा जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरी कर दी जाएगी और संबंधित अभ्यर्थियों को जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण परेशानी जेपीएसएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा जून में हो चुकी थी और अब सफल अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जेपीएसएससी के अध्यक्ष के बिना नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और गुस्सा है। अभ्यर्थियों ने अब सरकार से अपील की है कि वे शीघ्र ही अध्यक्ष की नियुक्ति करें ताकि उनका भविष्य तय किया जा सके। जेपीएसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी ने अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं और अब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांग को तेज कर दिया है। सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बावजूद यह मुद्दा झारखंड में बेरोजगारी और सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रांची की यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय जुर्माना वसूली में व्यस्त है ट्रैफिक पुलिस। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में यातायात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी की ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। उनके अनुसार मामूली गलतियों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे जनता का शोषण हो रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए मरांडी ने कहा कि सड़क सुरक्षा
और यातायात नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और जुर्माने की वसूली को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की हालत नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक जुर्माना वसूली से समस्या का समाधान नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता की जरूरत है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आमजनों पर लगाए गए भारी जुर्माने पर पुनर्विचार किया जाए और रांची की सड़कों पर मची लूट को रोककर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गिरिडीह में पुलिस ने पकड़े 6 अपराधी, 2 देसी कट्टे के साथ हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो सड़क के किनारे घुज्जी जंगल में अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने अपराधियों की योजनाओं के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त की थी। पुलिस की सक्रियता और कार्रवाई। सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों की योजना का सत्यापन किया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाले थे। गिरफ्तार किए गए सभी 6 अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में और जानकारी जुटाने के लिए आगे की जांच कर रही है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को पकड़ने में सफल हो रही है। गिरफ्तार अपराधियों से मिली जानकारी के अनुसार वे इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उनकी योजनाओं को नाकाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गिरिडीह पुलिस क्षेत्र में अपराधों पर काबू पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयों को जारी रखा जाएगा। इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस द्वारा की गई सक्रियता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी आपराधिक योजना को नाकाम कर दिया। पुलिस अब अन्य अपराधियों और उनके नेटवर्क को उजागर करने के लिए छापेमारी जारी रखेगी, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। युवक की बेरहमी से पिटाई के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मुख्य सड़क जाम। कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले से एक बड़ी खबर है, जहां वनकर्मी व पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण युवक को न्याय देने और उसकी पिटाई करने वाले वनकर्मी तथा पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह सुबह वनकर्मी और पुलिसकर्मी ने एक निर्दोष युवक को बेरहमी से पीट दिया। इसकी सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने कोडरमा जमुआ मुख्य सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग नीरू पहाड़ी के पास सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर डटे हुए हैं। काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। रोड जाम कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी और वनकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वे रोड जाम खत्म नहीं करेंगे। वहीं रोड जाम से आवागमन ठप हो गया है। वाहनों की दोनों ओर कतार लग गई है। सही सलाह देने पर गुस्से में आए युवकों ने किया जानलेवा हमला, 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र स्थित कबरीबाद चिलगा गांव में शनिवार शाम को हुई एक जानलेवा हमले में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। हमले में घायल दामोदर गोप की कुछ घंटे बाद ही धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमले में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्यवाही शुरू की और रविवार की सुबह
आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। क्या है पूरा मामला? शनिवार को चिल्गा गांव के पास स्थित कबरीबाद माइंस में ब्लास्टिंग होनी थी, जिसके दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने माइंस के पास घूम रहे बाइक सवार युवकों को हटने के लिए कहा। इस सलाह पर बाइक सवार युवक गुस्से में आ गए और दामोदर, गोप समेत अन्य लोगों से गाली गलौज करने लगे। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक युवक पहुंचे और दामोदर के घर के बाहर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दामोदर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। इसके बाद ईएसपी डॉक्टर बिमल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से शनिवार की रात 11 बजे से छापेमारी शुरू की। इस दौरान अलग अलग स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी उस समय की गई जब वह जिले से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी पुराना अपराधी है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। पुलिस की टीम अब भी विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास कर रही है। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव का बयान। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की विशेष टीम आगे भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी। आगे की कार्रवाई। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के उच्च अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आरोपियों को जल्द ही न्याय दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और छापेमारी के दौरान सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा संगठन महापर्व का शुभारंभ। शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान की शुरुआत। आज से झारखंड में प्रदेश भाजपा संगठन महापर्व का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी राज्य के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर शामिल होंगे। भाजपा का यह महापर्व एक विशेष सदस्यता अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी भाजपा का निर्माण है। भाजपा प्रदेश संगठन महापर्व के संयोजक राकेश प्रसाद ने कहा कि यह अभियान 2024 से 2030 तक के सत्र के लिए आयोजित है। 22 दिसंबर के दिन शुभारंभ से पहले पार्टी ने प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन सदस्यता प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी दी गई। भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए ऑनलाइन सदस्यता नंबर 8800002024 है, जिस पर डायल करके लोग सदस्यता ले सकते हैं। जाने कि राकेश प्रसाद ने क्या कहा। भाजपा ने झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और पार्टी का गांव-गांव तक मजबूत जनाधार है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र की मजबूती और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। पिछड़े वर्गों के साथ गांव में अभियान की शुरुआत। इस अभियान में युवा, महिला, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, किसान और पिछड़े वर्गों के द्वारा भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 84 लाख से अधिक और विधानसभा चुनाव में 59 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लाखों की संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के तेलवाना पंचायत के खोरों गांव में सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं
कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के पचम्बा शक्ति केंद्र पर, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह रांची के हरमू स्थित शक्ति केंद्र पर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा प्रखंड के चाराड़ीह शक्ति केंद्र पर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल पर और अन्य वरिष्ठ नेता विभिन्न शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान में भाग लेंगे। झारखंड में ठंड का प्रभाव बढ़ा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश हुई है, जबकि रांची सहित राज्य के मध्य भाग में बादल छाए रहे। इस बीच पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में 3.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग रांची ने 22 दिसंबर की सुबह 15 जिलों में घने कोहरे और धुंध के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 23 दिसंबर की सुबह इन जिलों में घने कोहरे का असर और बढ़ सकता है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट हैं उनमें गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी हो सकती है।